आइए दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11वीं की जो सेकंड बुक है उसके बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसका अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम देखते हैं कि इस इकाई के 2 अध्यायों के द्वारा हम स्वतंत्रता के पूर्व को लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक के भारत द्वारा चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण तथा पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा आदि का अध्ययन है। पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजन, विकास की विशेषताओं पर परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इस इकाई में हम किया जाएगा। अब हम स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी हमारी, उस पर हम बात करते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गति उपास के रूप में हम पढ़ेंगे। अब हमने ये देखा कि इस बुक में कोई न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमने इनके टॉपिक को मेन पॉइंट बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु क्या था, उनकी नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। तो आपको ये सरल हो गया है कि हमने प्रश्न भी बनाए हैं और इसके आंसर भी लिखे हैं। तो मैं इनको पढ़ कर अब सुना देता हूँ और कुछ समझा देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासक की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों का क्या प्रभाव हुए। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीति का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इस नीतियों में भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप से बदलाव डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। इन नीतियों के निम्नलिखित प्रभाव है: कृषि कार्य पिछड़ गया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां से बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। प्रति व्यक्ति उत्पादन दर में अपर्याप्त वृद्धि हुई। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। औद्योगिकरण का अभाव हुआ। तो सीधी सी बात है कि भारत का इन शासन ने मतलब शोषण किया और आर्थिक नीतियां तहस नहस कर दी। तो ये पहला जो आपका आंसर है वो मैंने यहाँ पर बताया। आप देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम, उस समय कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, उनका हम यहाँ पर सिर्फ नाम बताएंगे और पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिवराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई। स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो इसमें आधुनिक उद्योग उस समय थे, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योग के नाम इस प्रकार हैं। सूती वस्त्र का उद्योग था, पटसन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग। तो ये सभी प्रोडक्शन के जो उद्योग थे वो भारत के स्वतंत्रता के समय कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो इन शासनकाल में जो इन नेताओं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए उनके आधार पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। तो औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के निम्नलिखित कारण थे: भू व्यवस्था प्रणाली थी, राजस्व व्यवस्था थी, कृषि का व्यवसायीकरण था, सिंचाई सुविधाओं तथा स्रोतों का अभाव था। तो उस समय हमारी जो व्यवस्था थी वो भू व्यवस्था प्रणाली थी और राजस्व राजस्व व्यवस्था थी। कृषि का व्यवसायीकरण, सिंचाई सुविधाओं तथा स्रोतों का अभाव था। तो ये कारण उस समय रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेज द्वारा भारत के व्यवस्थित व औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। तो ऐसे देखेंगे कि इंग्लैंड में विकास हो रहा है,
आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यात हो रहा है। वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही विशाल बाजार बनाना चाहते थे, ताकि उन उद्योगों के प्रसार के सारे वह अपने देश इंग्लैंड के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहता था। मतलब सीधी सी बात है कि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विद्योगीकरण के दोहरे ध्येय इस प्रकार से, क्योंकि दोहरी नीति थी, भारत को पूरी तरह से तहस नहस करना था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योग का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत रहेंगे आप, क्योंकि हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ। हम सहमत हैं कि अंग्रेज सरकार के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योग का विनाश हुआ और 18वीं सदी के मध्य तक विश्व के बाजारों में भारतीय हस्तकला उत्पादनों की बहुत मांग रही थी, लेकिन उपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने इस प्रकार बाजार में इनकी मांग कम कर दी। इंग्लैंड भारत से सस्ती दरों पर कच्चा माल की आपूर्ति करता था और मशीनों द्वारा तैयार सामानों को भारतीय बाजार में हस्तशिल्प वस्तुओं की तुलना में सस्ती दरों पर बेचा करते थे। अब हम देखते हैं कि उन्होंने भारत के हस्तशिल्प उत्पादनों के निर्यात पर भारी निर्यात शुल्क भी लगाया, जबकि भारत को कच्चे माल का निर्यात करने तथा ब्रिटिश उत्पादनों का मुफ्त आयात करने की अनुमति दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारतीय परंपराओं के हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। अब हम देखते हैं कि भारत में आधारिक संरचना विकास की नीति में अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि उपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेलों और पत्तनों, जल परिवहन, डाक तार, घर आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय के लिए किए गए थे। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पर पहुंचाना में सहायक करना मात्र था। भारत में विकास की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। अब ये जो उन्होंने उद्देश्य पूरा किया, तो उनके उद्देश्य के लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पर जुटाए थे। अब हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति में निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो हम यहाँ बता सकते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु उपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत कच्चे उत्पादन का निर्यात तथा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का आयात ही हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिवेशन का बड़ा आकार रहा है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने की और गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा उनके मतों में आय पर व्यय के द्वारा भारत का संपदा का दोहन हुआ। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में भारतीय संपदा का निष्कर्षण हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यापारिक संरचना की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत की जनसंख्या व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता है कि कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवाओं क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही है। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरला प्रांतों क्षेत्र में है कि कुछ ही क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि हो गई थी। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। तो आर्थिक चुनौती तो बहुत थी, लेकिन कुछ यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था
पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। कृषि उत्पादन का निम्न स्तर, भारत की कुल आबादी का 70% से अधिक कृषि कार्य में लगे होने के बावजूद भी कुछ उत्पादन का स्तर बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र, स्वतंत्रता के समय उद्योगों की संख्या अधिक नहीं थी तथा अधिकतर पूंजी विदेशियों द्वारा निवेश किए गए थे। इसके अलावा भारत के सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों में से एक था। इसके बाद अगला है आधारिक संरचना का अभाव। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं का उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। श्रमिकों को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना का पूर्ण अभाव था। गरीबी तथा असमानता, अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के समय भारत में गरीबी और असमानता व्याप्त थी और औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटेन भेजा गया था। परिणाम स्वरूप भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी। ऐसे पूरा देश ने आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया था। तो यह था स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौती। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी। तो यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार की प्रतिबंधकारी नीतियों के कारण भारत कच्चे उत्पादन जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यात तथा सूती, रेशम, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ताओं वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनें आदि का आयात भी हो गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा था। परिणाम स्वरूप भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रह गया था। कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान में भी होने दिया जाता था। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम रहे। क्या अंग्रेज ने भारत के कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया? तो हाँ, दिया तो है उन्होंने। तो यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ। हाँ, अंग्रेजों ने भारत में अनेक सकारात्मक योगदान भी दिए। यह योगदान भारत की प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषण के लिए किया गया था। वास्तव में वो उनके फायदे के लिए किया गया था, लेकिन भारत को भी उसका फायदा मिला। अंग्रेजों ने ये योगदान दिए थे। भारत में रेलवे का आरंभ कर दिया, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, भारत में स्वतंत्र व्यापार की शुरुआत कर दी, आधिकारिक संरचना का विकास कर दिया, पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार किया। प्रेरणा स्रोत ब्रिटिश राजनीति भारतीय राजनीतिकों तथा योजनाओं के लिए आदर्श से साबित हुआ। इससे भारतीय राजनीतिक कुशल और प्रभावी तरीके से देश में शासन करने की मदद मिली। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आज आपको इस इकाई में बताया। अब अगली इकाई के लिए हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।